नमामि संस्कृतम दोस्तों, आज हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2022 के पेपर पर डिस्कशन करेंगे, अर्थात इसको एनालाइज करेंगे जो भी हाल ही में पेपर हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रथमम प्रश्न पत्रम, पहला प्रश्न पत्र, इस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन जो व्याकरण से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न अवश्य ध्यान रखिए, व्याकरण से संबंधित है, नहीं पता है तो आज से ध्यान रखिए, और कंपलसरी है, करना अनिवार्य है, छोड़ नहीं सकते हैं, संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना है। जैसा आप निर्देश में देख पा रहे होंगे, प्रति निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य प्रश्न है, दोनों ही आपको करने होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए। प्रश्न है, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः संस्कृतभाषया समाधेयः, यानी कि नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का संस्कृत भाषा में आपको समाधान करना है, संस्कृत भाषा में उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इसमें एक इसका सब डिवीजन है, जैसे कि प्रश्न के उप प्रश्न होते हैं ना, बिल्कुल वैसे हैं। तो इसका उप प्रश्न है, अधोनिर्दिष्टाः सर्व प्रश्नाः संस्कृत भाषा समाधेयः, नीचे निर्दिष्ट किए गए सर्व प्रश्नाः सभी प्रश्नों के का समाधान संस्कृत भाषा में करना है। यानी कि जितने भी प्रश्न नीचे दिए हैं वो सब आपको संस्कृत में लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 1 है, अर्थात कुल मिलाकर के ये 10 उप प्रश्न हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो 10 अंक का प्रश्न हो गया पूरा। प्रश्न है, च, त और प वर्णानाम उच्चारण स्थानानि लेख्यानि। च, त, प इत्यादि वर्णों का उच्चारण स्थान आपको लिखना है। अब दोस्तों, आपको संज्ञा प्रकरण जब हम क्लास ले रहे थे तो आपको संज्ञा प्रकरण के साथ में उच्चारण स्थान भी बताए गए थे। अगर आपने ध्यान से क्लासेस को अटेंड किया है ना, तो वो सारी चीजें आपको पता होंगी और आपने लिखा भी होगा। ठीक है, तो च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। कौन से सूत्र से होता है ये भी ज्ञात होगा, बताया था, इचुएशानाम तालु। लिख लीजिए, इचुएशानाम तालु सूत्र से च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। वैसे ही त वर्ण का उच्चारण स्थान दंता है। तो कौन से सूत्र से होता है? वितुलसानाम दंता सूत्र से त वर्ण का उच्चारण स्थान दंता है, दंता होता है। प का औष्ठव है। औष्ठव के लिए कौन से सूत्र प्रयोग किया जाता है? उपपद्य मानिया नाम औष्ठव। इस सूत्र से प वर्ण का उच्चारण स्थान औष्ठव होता है। ठीक है, तो यही चीज आपको क्या कर देनी है? संस्कृत में लिख देनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालः घटं पश्यति वाच्य परिवर्तनं क्रियताम्। बालः घटं पश्यति, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है। ठीक है, वाच्य परिवर्तन करते वक्त आपको बताया गया था कि जो प्रथमा विभक्ति में है वो आपको तृतीय विभक्ति में कर देना है, यानी कि कर्ता को आपको बदल देना है, और क्रिया भी बदलेगी और कर्म भी बदलेगा, अर्थात कर्म जो है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा। ठीक है, तो बालः यहाँ पर एक वचन पुल्लिंग अकारांत रूप है। आपको राम के रूप पता होंगे, तो राम के जिस प्रकार से अकारांत रूप चलते हैं पुल्लिंग में, वैसे ही बालक के भी चलते हैं। तो राम का तृतीय विभक्ति में क्या होता है? राम है, वैसे ही बाल का क्या हुआ? बालेन। ठीक है, बालेन। घटम का क्या हो जाएगा प्रथमा में? घटः। ज्यादा कुछ विशेष ध्यान नहीं रखना है आपको वाच्य परिवर्तन में, सिर्फ इतनी बेसिक जानकारी रखनी है। और हाँ, वाच्य परिवर्तन को सॉल्व करना है अच्छे से, तो सारे के सारे जो भी स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है, अकारांत है, इकारांत है ना, ये रूप याद जरूर रखिए। ठीक है, तो पश्यति, पश्यति का क्या हो जाता है? क्रिया बदल जाती है ना, दृश्यते। वाच्य परिवर्तन कर रहे हैं, ये बताया था कि इसमें यह जुड़ जाता है। ठीक है, तो बालः घटं पश्यति का बालेन घटः दृश्यते हो जाएगा।
अगला प्रश्न है इन प्रत्याहार अंतर्गता वर्णा लेखनीय। इन प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये इन है, ध्यान रखिएगा। तो इन प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं? अब आपको संज्ञा प्रकरण प्रारंभ करने से पूर्व हमने माहेश्वर सूत्र बताए थे। माहेश्वर सूत्र से किस प्रकार से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, किस प्रकार से हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई गई थी। आपको ध्यान भी होगा कि कौन सा, जैसे कि अष्ट प्रत्याहार है तो उसमें कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। इसके लिए आपको माहेश्वर सूत्र पता होने चाहिए। यण प्रत्याहार है तो उसमें कौन से। अब यहाँ पर पूछा है ईण प्रत्याहार, तो ईण प्रत्याहार में होने वाले शामिल होने वाले शब्दों को लिखना है, जैसे कि ई, उ, वी, वी, ए, ओ, ऐ, औ, हय, वरल इत्यादि। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि माहेश्वर सूत्रानुसार ईण प्रत्याहार अंतर्गत सम्मिलित वर्ण जो भी है वो लिख दीजिए। अगला प्रश्न है सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम व्याख्यायिता, यानी कि सवर्ण संज्ञा विधायक जो करता है वो सूत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र संज्ञा प्रकरण में आपको बताया गया था कि सवर्ण संज्ञा कौन से सूत्र से होती है। तुल्या से प्रियतम सवर्णम, भाई तुल्या से प्रियतम सवर्ण से सवर्ण संज्ञा होती है। ये एक सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। ये सूत्र का क्या कार्य है? तो मुखगत उच्चारण स्थान, यानी कि जिन वर्णों का मुखगत उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है, यानी कि उच्चारण स्थान, इतनी सी ध्यान रखनी है बात, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जब वर्णों का समान हो जाता है तो वो एक दूसरे के सवर्ण कहे जाते हैं, अर्थात सवर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको क्या करना है, संस्कृत में लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है तेन वन शोभा दृश्यते वाच्य परिवर्तनम क्रियता। फिर से ये एक वाक्य, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। अब यहाँ तो क्या किया था, जो प्रथमा में था वो तृतीया में करना था और जो द्वितीय में था वो प्रथमा में करना था। उसी का जस्ट अपोजिट है। तेन जो कि तृतीय विभक्ति है, इसका प्रथमा में क्या होगा, स, और वन शोभा प्रथमा है तो द्वितीय करना है वन शोभाम। अच्छा, हम ये वाच्य परिवर्तन बता रहे हैं तो हो सकता है आपको इसमें अभी समझ ना आ रहा हो, अगर आप कुछ नए हैं, आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, मीमांसा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां कोर्स को परचेज कीजिए। इसमें सारे का सारा कोर्स आपको यूपीएससी संस्कृत ऑप्शन का दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वन शोभाम दृश्यते, यानी कि अब यहाँ पर पश्यति का हमने क्या किया था, दृश्यते, तो यहाँ पर इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्यति। ठीक है, मतलब ये इसी का अपोजिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपशरदम इत्यत्र विग्रह पूर्वकम समास नाम लिख। उपशरदम, इसका विग्रह करके आपको समास लिखना है। उपशरदम में कौन सा है, अब आपको शब्द से ही ज्ञात हो गया होगा कि कौन सा समास है। इसमें आगे उप उपसर्ग लगा है तो उपसर्ग अव्यय भाव, अव्यय लगते हैं तो फिर वहां पर कौन सा समास होता है, अव्यय भाव समास। तो उपशरदम का आपको विग्रह कर देना है, शरदः समीपम। ठीक है, अव्यय भाव समास है और शरद प्रवृत्ति सूत्र से क्या होती है, इसमें अव्यय भाव समास होता है। तो ये आपको बताना है। लौकिक विग्रह कर दीजिए, चाहे तो अलौकिक भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है संधि से संबंधित है। हरे धन औ इत्यत्र सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि कार्यम विधेयम, अर्थात हरे धन औ, जो ये दो पद विभाजित किए गए हैं, इनका विग्रह हो रहा है, संधि विग्रह। उनका संधि कार्य करने से पूर्व सूत्र लिख देना है, सूत्र बताना है। ठीक है, और सूत्र की व्याख्या, मतलब सूत्र सहित इसका संधि कार्य करना है। तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, आपको पता होगा इंग पदांत आदि सूत्र से क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है, यानी कि ऋस्व का अवग्रह हो जाता है जब आगे कोई अचवर्ण है, जैसे कि ए है। ठीक है, इसमें तो इसका अ का लोप हो जाएगा और अवग्रह अ शेष रह जाएगा, इसलिए क्या रूप बनेगा यहाँ पर, हरे अव। ये संधि कार्य है और सूत्र है एंग पदांत आदि। ये सूत्र को लिखिएगा,
इसको लिखेंगे जब भी पूरे अंक मिलेंगे। एक अंक का है तो ऐसा नहीं है कि भाई एक लाइन लिख दी इसमें ये संधि है। सूत्र पूछ रहा है तो सूत्र भी लिखना है, संधि बनाने से काम नहीं चलेगा ना। अच्छा, ये चीजें आप जरूर ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, चित्रगुह इत्यत्र विग्रह पूर्वकम समास नाम लिखत। चित्रगुह, इसका विग्रह करना है और समास का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो इस पद को देखते ही आपको ज्ञात हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा समास है, क्योंकि पद ही बता रहा है कि इसमें बहुव्रीहि समास है। चित्रगुह आपको आपने पढ़ा होगा, चित्रहा गावः यस्य, वैसे तो बहुव्रीहि समास है। अनेक अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से अन्य पदार्थ के योग में यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्तमान काल में बहुव्रीहि समास हो रहा है। देखिए बहुव्रीहि समास का क्या कार्य होता है, उसमें न तो पूर्व पद प्रदान होता है न ही उत्तर पद प्रदान होता है, उसमें और कोई अन्य ही पद प्रदान होता है। और यहाँ पर बिल्कुल वैसा है, न तो यहाँ पर गाय प्रदान है न उनका रंग प्रदान है, जैसे वो उनका कलर बताया गया है। तो चित्रहा गावः यस्य अनेक मन्य पदार्थ, इस सूत्र से क्या हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अम प्रत्याहांतर्गता वर्णा लेखनीय। फिर से प्रत्याहार से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। माहेश सूत्र ज्ञात कर लीजिए, नहीं है तो ठीक है, जैसे अम प्रत्याहार में सम्मिलित होने वाले वर्ण क्या क्या है वो लिखने हैं, अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ अय वर ल इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीलम उत्पलम इत्यत्र समासम समास नाम उल्लेख पूर्वकम समासो विधेयः। समास को बताने से पूर्व ये यहाँ पर आपको समास का उल्लेख करने से पूर्व समास का बताना है कि कौन सा यहाँ पर समास प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आपको दो पद नजर आ रहे हैं, तो ये दो पद देखते ही ज्ञात हो गया होगा कि भाई इसमें क्या है। उत्पलम का मतलब है कमल, और कमल कौन सा है, नीला। तो कमल की विशेषता नीला वर्ण बता रहा है, और जहाँ पर जो विशेषण और विशेष्य प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। तो तत्पुरुष का एक भेद है कर्मधारय और दूसरा भेद है द्विगु। ठीक है, दो भेद बताए थे तत्पुरुष के, कर्मधारय और द्विगु। तो इसमें विशेषता बताई जा रही है कमल की कि वो नीला है, तो कौन से सूत्र से क्या होगा, विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से भेदक अर्थात विशेषण और भेद अर्थात विशेष्य की से कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। ये जरूर ध्यान में रखिए, कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय के बाद में तत्पुरुष लिखिए, क्योंकि ये उसी का क्या है, भेद है। ठीक है, अगला प्रश्न है डी। ये कहता है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु सूत्रलेख पूर्वकम विभक्ति प्रयोग संस्कृत भाषा निर्णय। अर्थात जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं उनके उनके रेखांकित पदेषु, यानी कि नीचे जो रेखांकित पद है उनमें, वाक्यों के रेखांकित पद में सूत्रलेख पूर्वकम, सूत्र लिखने से पूर्व विभक्ति का प्रयोग करना है, विभक्ति कार्य बताना है और संस्कृत भाषा में इसको प्रस्तुत करना है। ठीक है, जैसे कि 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 2 है, इस प्रकार से कुल 10 अंक का ये पूरा प्रश्न है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फलम भुंजानो कीटम भुनक्ते। ये वाक्य पढ़ने से आपको ज्ञात हो गया है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। ठीक है, 2 पदों में रेखांकित पद दिया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि वाक्य सुरेखांकित पदेषु सूत्रोल्लेख पूर्वकम, यानी कि भाई अब 2 पदों में रेखांकित कर दिया है 2 पदों को, तो दोनों पदों की आपको का सूत्र लिखना है और उनकी विभक्ति कार्य करना है, विभक्ति बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फलम, यानी कि वो फल को खा रहा है, तो फल को खाने के साथ में वो कीट उसको भी खा रहा है, मतलब खाने की इच्छा उसकी कीट पतंग, यानी था कीड़े वीड़े खाने की इच्छा नहीं है, किंतु फल खाने की इच्छा है। इच्छा किसकी की जा रही है, फल खाने की। तो इच्छा करने के योग में जो इच्छितम हो,
तो उसमें कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? कर्तरी रिक्तम। और जिसमें इच्छा ना हो, आप तो इष्टतम जिसको हम कहते हैं, यानी कि कीड़े खाने की इच्छा कौन कर सकता है? कोई नहीं करेगा। तो आप तो इष्टतम जिसमें इच्छा नहीं है, वहां पर तथा युक्तम चाणक्यतम सूत्र से क्या हो जाती है? काम संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से दोनों का साथ में मिलाकर के लिख दीजिए कि फलम के योग में, यानी कि फलम प्राप्त, फल प्राप्त करने के योग में, इच्छति इसकी इच्छा में, ये स्थितम अस्ति इत्यस्मात् कर्तुरिप्सितम कर्म सूत्रेण फल शब्द से कम संज्ञा होती। और कीटम कीटम आप्तुम इष्टतम इत्यस्मात् आप्तुम इष्टतमम का मतलब है इष्टितम नास्ति, जो स्थित नहीं है, जो नहीं चाहा गया है, तो उसकी तथा युक्तम चाणक्यतम सूत्र से कम संज्ञा होती है। ये चीज आप ध्यान रखें, दोनों सूत्रों का इसमें दोनों पदों में प्रयोग करना है, ठीक है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि जो चीज पूछी जा रही है ना, आपको वही बता देनी है। अगला प्रश्न है जटाभि तापसः। जटाभि तापसः, जटाओं से वो तपस्वी दिखता है, मतलब जटा उसका एक चिन्ह है जिससे वो तपस्वी प्रतीत हो रहा है, यानी कि एक ज्ञानी, तपस्वी किसको कहा जाता है? ज्ञानी, महाज्ञानी जो भी है, ठीक है। तो कोई भी चिन्ह या कोई भी लक्षण जब उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता बताता है, तो फिर वहां पर इत्थम्भूत लक्षण सूत्र से लक्षण प्रदर्शित कर दिया है कि वह उसकी जटा है, तो वो ज्ञानी है, ठीक है। तो इत्थम्भूत लक्षण सूत्र से रेखांकित पद में क्या हो जाती है? तृतीय विभक्ति है, और यहाँ पर तृतीय विभक्ति प्रयोग की गई है, ठीक है। प्रश्नों की व्याख्या आप ध्यान में रखिए, अगर ये पता है तो फिर आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे इसमें पूरे कारक से संबंधित प्रश्न है, वाक्य सारे कारक के हैं। अगला प्रश्न है देवदत्ताय शतम धारयति। देवदत्त के योग में संप्रदान संज्ञा होती है, और यहाँ पर निच प्रत्यय है, धृ धातु का प्रयोग किया गया है, तो धृ धातु के योग में धारे रुत मर्ण सूत्र से क्या हो जाती है? संप्रदान संज्ञा होती है। चतुर्थी संप्रदान है, से चतुर्थी विभक्ति होती है। निच प्रत्यांत और धृ धातु का प्रयोग किया गया है, इसीलिए उत्तमर्ण अर्थात देवदत्त की क्या हो गई? संप्रदान संज्ञा हो गई। तो ये आपको बताना है, चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। ये सब चीजें आपको संस्कृत में 2-3 लाइन में, ज्यादा नहीं और कम भी नहीं, यूं भी नहीं कि एक ही लाइन लिख दिया, ऐसा कार्य भी हमें नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है धाव तो अश्वात पतति। धावक जो है वो अश्व से पतति गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है। अब धावक अश्व से अलग हो रहा है, तो अलग होने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ये आपको बताया था, कौन सा कारक होता है? हमने आपको बताया था कि जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी भी जगह से, किसी से भी अलग होता है, तो उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अपदान संज्ञा होती है, ठीक है। और एक सूत्र आता है ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र कहता है कि ध्रुव जो होता है ना, उसकी अपदान संज्ञा होती है। ध्रुव जैसे कि हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो वहां पर ध्रुव हिमालय है, ठीक है, यानी कि वो चल नहीं सकते, ध्रुव है, एक स्थिर है, निर्जीव है। वैसे ही एक वृक्ष है, तो वृक्ष से पत्ते नीचे गिरते हैं, ठीक है, तो वृक्ष क्या है? यहाँ पर ध्रुव है। ध्रुव के योग में ध्रुव अपाय अपादानम सूत्र से क्या हो जाते हैं? अपदान संज्ञा होते हैं। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो अश्व है वो चलता है, एक जीवित प्राणी है, ठीक है, उसके चलने पर भी अवधिभूत संज्ञा है, अवधिभूत है। और यहाँ पर उसी सूत्र से ध्रुवम अपादाय अपादानम सूत्र से अपदान संज्ञा होकर के अपदानी पंचमी से रेखांकित पद में क्या है? पंचमी विभक्ति है, ठीक है। ये जरूर लिखिए कि अश्व चलनाद अपि, चलते, ये ध्रुव नहीं होने पर भी इसकी अवधिभूत कार्य हो रहा है। आगे प्रश्न है सर्व अस्मिन् आत्मा अस्ति। सर्व अस्मिन् आत्मा अस्ति अर्थात सभी में आत्मा है, हम सभी में क्या है? आत्मा है, और आत्मा सर्व जगह
व्याप्त है। अगर आपने दर्शन का विस्तार से अध्ययन किया है तो आपको ज्ञात है, ठीक है। तो आत्मा हम सभी में व्याप्त है के, और आत्मनः, भाई देखिए, सर्वस्मिन आत्मा जो सभी में व्याप्त है, जिसकी आधार संज्ञा है, उसमें कौन सी भक्ति होती है? आधार और अधिकरण सूत्र से अधिकरण संज्ञा होती है और सप्तमी अधिकरण सूत्र से सप्तमी भक्ति होती है। तो यहाँ पर आधार संज्ञा किसकी हो रही है? सर्व की। कहते हैं कि आत्मनः आधार सर्वस्ति, यानी कि आत्मा का आधार सर्व है यहाँ पर। तो इस अभिव्यापक शब्द की आधार अधिकरण से अधिकरण संज्ञा होकर के सप्तमी अधिकरण से सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आपको लिख देनी है। आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर जो भी कारक के वाक्य उदाहरण पूछे जा रहे हैं, क्रम से पूछ रहे हैं यूपीएससी ने इस बार। तो जैसे यहाँ पर द्वितीय था, ठीक है। तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी का क्या है, आपको आपने कारक की क्लासेस अच्छे से अटेंड किए तो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में ही हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और सप्तमी, तो ये चीजें हैं। चलिए, अगला प्रश्न है सी, अधोलिखितानां सूत्राणां उदाहरणानि संस्कृतेन 3-4 पंक्तिः लेख्यानि, यानी कि जो नीचे लिखे गए सूत्र हैं उनके उदाहरण आपको लिखने हैं व्याख्या करते हुए, और 3-4 पंक्तियों में इनकी व्याख्या करते हुए उदाहरण लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि पहला प्रश्न है, मुख नासिका वचन अनुनासिक। मुख नासिका वचन अनुनासिक एक अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र है और ये अनुनासिक संज्ञा करने वाला है। हमने संज्ञा प्रकरण में आपको बताया था कि अनुनासिक संज्ञा क्या होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और मुख शब्द सूत्र से ज्ञात हो गया है, मुख और नासिका दोनों से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है, जैसे कि ण हो गया, णकार, तो ये एक अनुनासिक वर्ण इसको कहा जाता है, णकार। यानी कि आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि वर्ग का पंचम सभी वर्गों के पंचम वर्ण जो है अनुनासिक कहे जाते हैं, ठीक है। ये वर्ण जो है किसी मुख से तो बोले जाएंगे, लेकिन ये नासिका था तो नाक से भी बोले जाएंगे। तो इतना ही ध्यान रखिए कि सभी वर्गों के, यानी कि पंच वर्गों के अंत के जो वर्ण है, पंच वर्ण, वो अनुनासिक वर्ण होते हैं, ठीक है। और यही आपको इस सूत्र में बता देना है, उदाहरण देना है, कहने का मतलब व्याख्या करते हैं। अगला सूत्र है उरण रपरः। उरण रपरः गुण संधि विधायक सूत्र है, इसको हम परिभाषा सूत्र कहते हैं, ठीक है। देखिए, उरण रपर, रपर का मतलब है व्री, ठीक है। तो इसमें एक उदाहरण भी आपको बताया था, कृष्णारदी, जैसे कि कृष्ण धन रिद्धि है। तो यहाँ पर र का आगम होगा, मतलब री जो है वो और जुड़ जाएगा इसमें, उरण रपर हो जाएगा। रपर का मतलब है पूर्व में री आ जाएगा। तो कृष्णारदी इसका प्रमुख उदाहरण है। आपको उदाहरण तो वैसे और भी मिल जाएंगे। ये एक गुण संधि का सूत्र है, ठीक है। आपको बताया भी था उरण रपर का क्या कार्य होता है। अगला सूत्र है अव्यय भावे चा काले। सूत्र से ज्ञात हो रहा है कि भाई ये कौन से समास का है, अव्यय भाव समास का, ठीक है। क्या करता है, अव्यय भावे चा काले। तो ये जो सूत्र है सह के स्थान पर स आदेश कर देता है। जैसे कि एक उदाहरण दिया, सहरि, हरे सादृश्यम। तो सह हरि, यहाँ पर हरे की जो सादृश्यता है, इसमें सह के स्थान पर ये सूत्र क्या कर रहा है, स कर देता है, और रूप बनता है सहरि।
उसी प्रकार से एक और इसका ही सूत्र है अव्यय भाव समास का, नदी विषय। इसको आप ऐसे लिखिए, नदी विषय। ठीक है, नदी विषय सूत्र क्या कहता है कि नदियों का नाम आ जाए और उसके पूर्व में एक संख्या आ जाए। ठीक है, संख्यावाचक का नाम, नदीवाचक का नाम, सह अव्यय भाव समासम भवति। अगर नदियों के साथ में आगे पूर्व पद में संख्या आ रही है तो फिर वो नदी विषय सूत्र से अव्यय भाव समास होता है। कहीं ये तो नहीं कि आप एक साथ ढूंढने बैठ जाएं कि जहां पर भाई उपसर्ग होगा, अव्यय होगा, वही अव्यय भाव समास है, ऐसा नहीं है भाई। इन नदी विषय सूत्र कहता है कि नदीवाचक जो शब्द है, गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, पार्वती, गोदावरी, जो भी नाम है, ठीक है, नदियों के, उनके पूर्व में संख्या आनी चाहिए, तो नदी विषय सूत्र से अव्यय भाव हो जाएगा। इस चक्कर में आप दूसरा वाला समास मत कर देना, संख्या का ध्यान रखना। मतलब जनि कर्तुः प्रकृति, हाँ अपदान संज्ञा है, उत्पन्न करने के योग में जन धातु। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण है ब्राह्मण प्रजायन्ते, यानी कि ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती है। बहुत सारी जो प्रजा है, बहुवचन रूप है, प्रजा उत्पन्न होती है। कौन से सूत्र से? जनि कर्तुः प्रकृति। इसकी क्या व्याख्या है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। यानी कि यजमान का हेतुभूत कारक होता है और उसकी अपदान संज्ञा होती है। ठीक है, अजनि कर्तुः प्रकृति सूत्र से। तो ये एक चीज आपको ज्ञात रखनी है, जैसे फर्स्ट जो बी वाला था, इसके पूर्व हमने किया, वो पूर्ण रूप से कारक से संबंधित प्रश्न था, जिसमें उदाहरण पूछे गए थे और सूत्र सहित आपको उसमें व्याख्या कर देनी थी। यहाँ पर आपसे सूत्र पूछे गए हैं तो सूत्रों की व्याख्या आपको उदाहरण सहित कर देनी है। लेकिन यहाँ पर सूत्र संज्ञा से भी पूछे जा सकते हैं, संधि से भी पूछे जा सकते हैं, समास से भी पूछे जा सकते हैं और कारक से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखिए। ये पूरी ग्रामर से ही आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। और यही प्रश्न आगे है, जैसा डी वाला, संस्कृत व्याकरण शास्त्रे समासम आश्रित निबंधो लेख्य। यानी कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में समास पर आपको निबंध लिखना है संस्कृत में। ठीक है, अब आपने पूरी व्याकरण को अच्छे से ध्यान में रखते हुए सारी क्लासेस को अटेंड किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सिर्फ ग्रामर को ध्यान में रखने से ही इन सब प्रश्नों को आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अनुवाद के लेक्चर सारी क्लासेस अटेंड की है, ठीक है, तो आपकी ये व्याकरण की अनुवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। नहीं की है तो अटेंड कर लीजिए उनको, आपको प्ले स्टोर पर एक मिल जाएगा, मीमांसा संस्कृत अकेडमी। ठीक है, उसको डाउनलोड कीजिए, इनरोल कीजिए और वो अनुवाद के सभी वीडियोस को एक बार वॉच कीजिए। आपके अनुवाद की जो भी दिक्कत आ रही है ना कि हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर पाते हैं, तो वो एक तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो संस्कृत में निबंध लिखने के लिए दो चीजें मैंडेटरी है। एक तो अनुवाद से संबंधित आपको कार्य करना है, प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा यह है कि आपका ज्ञान होना चाहिए उस विषय पर। जैसे व्याकरण से संबंधित प्रश्न है तो व्याकरण का ज्ञान, ठीक है, काव्य शास्त्र से, काव्यों से, उदय भाषा विज्ञान से, कवियों से, ये निबंध में पूछे जाते हैं 5 प्रश्न। तो अभी इस पर चर्चा नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। समास का स्वरूप बताना है कि वह समास क्या होता है। इसकी परिभाषा लिख दीजिए पहले, फिर बता दीजिए कि 2 पद इसमें देखे जाते हैं, समासिक पद और समास विग्रह पद। समासिक पद क्या होते हैं, समास विग्रह पद क्या होते हैं, वो बता सकते हैं। इसके अलावा समास कितने प्रकार के होते हैं वो बताने हैं। जैसे कि समास 5 प्रकार के होते हैं, तो समास के भेद बता दीजिए। केवल समास, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्विगु तत्पुरुष समास, फिर द्वंद्व समास है, फिर बहुव्रीहि समास है। तो इस प्रकार से ये 5 भेद होते हैं समास के। ठीक है, तो ये इनको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना है और उदाहरण सहित। उदाहरण भी दीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल समास और अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, इनकी व्याख्या करके छोड़ दिए। उदाहरण के साथ में समझाना भी है आपको, एग्जामिनर को समझाना है। ठीक है, तो ये कार्य ही एक समास का स्वरूप है। इस चीज को ध्यान में रखिए
कि अभी जो समास का स्वरूप पूछा जा रहा है, तो हो सकता है अगले पेपर में आपसे अव्ययभाव समास का स्वरूप पूछ लिया जाए, तत्पुरुष समास का स्वरूप पूछ लिया जाए कि उसका क्या लक्षण होता है। ठीक है, कर्मधारय का पूछ ले, बहुव्रीहि का पूछ ले। इन प्रश्नों को अभी ही तैयार रखिए आप। ठीक है, इसका मतलब है जैसे संधि में भी, कारक में भी, इन सब में। अगला प्रश्न है बाह्य प्रयत्ना नाम स्वरूपम विवेचनीय। प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्नों के विषय में बताने, उनका स्वरूप बताना है आपको। ठीक है, तो बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न कुल 11 प्रकार के होते हैं। इसमें हम कहते हैं ना कि बाह्य प्रयत्न एकादशदाः भवति। विवाहः, संवाहः, श्वासो, नादो, घोष, अल्प प्राणो, महाप्राणः, उदात्तो, अनुदात्त, स्वरित, शेति इत्यादि। इनमें वर्ण कौन कौन से वर्ण, कौन कौन से विवाह में, संवार में कौन से वर्ण आते हैं, अघोष में क्या आते हैं, संवार में क्या आते हैं, नाद में क्या आते हैं, वो चीजें एक्सप्लेन करनी है बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये संस्कृत में आप तैयार कीजिए। और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका जो भी प्रश्न है उसका समाधान करने की। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो भी अगले प्रश्न है।